मॉर्निंग इतनी शानदार करवा देते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात होती है और उनसे जब इस तरह का अभिवादन मिलता है तो मैं सच बात बताऊं तो सुबह उठना या रात भर जागना ये सब चीजें बहुत छोटी पड़ जाती हैं आप सभी लोगों के सामने। मैं दिल से बिल्कुल अपने कोर ऑफ द हार्ट से मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 7 मिस्टेक्स ऑफ अ बिगिनर। ये एक नए तरीके से जो आप सुन, पहले अगर इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे सबके प्यारे चहेते बाली सर ने बहुत शुरुआत में ये ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया था। 7 बेसिक्स और 7 मिस्टेक्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो मेंटोर से मिलता है वो यूनिक मिलता है और वो कितना इंटरेस्टिंग है वो मैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मेरा ये वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि ये प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप बाली सर का वो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करेंगे और वो प्रेजेंटेशन जो बाली सर ने किया वो हमें कम से कम 5 बार देखना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में मिस्टेक्स एक ऐसी चीज होती है, ये एक ऐसा भंवर है, जो व्यक्ति इसमें फंस गया उसके बाहर आने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर रह जाती हैं। तो हमारे मेंटर बाली सर ने उन 7 चीजों को अलग निकाल के रखा है और हमें अपने कैरियर में इन 7 चीजों से बिल्कुल दूर दूर तक रहना है, इन्हें अपने पास बिल्कुल लेकर के नहीं आना है। खालिद जी, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। 7 मिस्टेक्स ऑफ अ बिगिनर। हमें कमिटमेंट लेना है कि अपने बिजनेस कैरियर में, वेस्टीज में, देखिए आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देख रहे होंगे एक सांप है जो लिपटा हुआ है आरी के अंदर। दोस्तों, ये बहुत इनकी स्टोरी है जो हमें गाइड करती है कि किस तरीके से हम अपना ही नुकसान कई बार खुद करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक रात को एक सांप एक हार्डवेयर की दुकान में गया जहां हार्डवेयर से संबंधित सभी प्रोडक्ट रखे होते हैं और जमीन पे एक आरी गिरी हुई थी। तो सांप निकल के जब जा रहा था तो गलती से उसके शरीर का एक हिस्सा आरी के उस नोकीले पार्ट से टकरा गया और जैसे ही वो टकराया तो उसे बहुत दर्द हुआ और पीड़ा हुई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सांप रिएक्ट करता है, स्नेक कभी हमला नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। तो जैसे ही उसे हल्का सा दर्द हुआ उसने आरी के चारों तरफ लिपट गया और आरी को नुकसान पहुंचाने के लिए आरी के एक हिस्से को काटने के लिए दौड़ा। तो जब वो आरी से लिपटा तो मल्टीपल जगह पर उस सांप के शरीर पर चोट आई और जब दर्द असहनीय हुआ तो सांप ने उस आरी को और तेजी से जकड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने देखा होगा जनरली सांप या अजगर जिस चीज के ऊपर भी लिपट जाते हैं वो अपने ताकत से उसे दबाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने दायरे को वो कसना शुरू कर देते हैं जिससे सामने वाले की मौत हो जाती है। तो सांप को लगा कि मैं इस आरी को और ज्यादा दबाऊं और ज्यादा दबाऊं और ज्यादा दबाऊं, और दोस्त वो जितना आरी को दबाता गया उतना जो जख्मी होता गया, वो जितना इसके ऊपर प्रेशर डालता गया, क्योंकि आरी का तो अपने आप में कोई रोल नहीं है, लेकिन सांप ने अपनी ही गलती से, अपने ही बिहेवियर से अपना बिल्कुल पूरा नुकसान कर डाला और सुबह तक इस सांप की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई बार हमसे इसी तरह की कुछ गलतियां होती हैं। हम कुछ गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं और वो गलतियां ही हमारे सर्वनाश का कारण बनती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और वो गलतियां आज मैं आप लोगों से एक एक करके डिस्कस करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बाली सर ने इनके बारे में बताया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए खालिद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे अपनी मिस्टेक नंबर 1, जो गलती नंबर 1 है उसके बारे में समझने के लिए। गलती नंबर 1 होती है, जैसे ही लोग इस बिजनेस में आते हैं हम सभी लोगों को लगता है कि इस दुनिया का सबसे समझदार प्राणी मैं हूं, मुझे सब आता है। एक डिग्री होती है एमबीए, मुझे बहुत आता है, इस डिग्री के शिकार होते हैं बहुत सारे लोग। और आपने यही कारण है कि बाली सर एक डायलॉग बोलते हैं कि इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान मैं नहीं हूं, वो इस बात को हमेशा बोलते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शार्प मानने के चक्कर में अपना एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग नकल करने का बिजनेस है। सफल लोगों के द्वारा जो चीजें की गई हैं उनको एज इट इज फॉलो करने का बिजनेस है। यहाँ पे हमें नए सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको करना भी है तो आप एक बार अपने अपलाइन से बात करें। नए सिस्टम बनाने का नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी
एनर्जी, हमारा पैसा और हमारा समय, ये तीनों बहुत कीमती चीजें हैं। ये तीनों चीजों का सत्यानाश हो जाता है जब हम कोई नया सिस्टम फॉलो करते हैं या बनाते हैं। तो हमारे बहुत सारे धन, बहुत सारे समय और बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। एक स्टोरी बाली सर ने बताई है जो कि बहुत शानदार है, यहां बिल्कुल फिट बैठती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को बोस्टन से न्यूयॉर्क जाना था और वो अपना एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। वो थोड़ा समय पहले एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में उसने चेक इन वगैरह किया और फ्लाइट में बहुत सारा टाइम था, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था। जितने साथी एयरपोर्ट जाते हैं उनको पता होगा कि हम थोड़ा सा 1 घंटा या 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फ्लाइट में जब टाइम होता है तो हम अपना टाइम वहां बहुत सारी शॉप्स होती हैं इधर उधर घूम के पास करते हैं। तो इत्तेफाक से उसके पास बहुत सारा टाइम था तो वो भी इधर उधर घूमने लगा। उसका नाम जॉन था और जॉन ने अचानक एक चीज देखी, वहां पे एक वेइंग मशीन रखी हुई थी। तो जॉन को लगा यार टाइम तो अपने पास है ही, बहुत दिन से अपना वजन भी नहीं तोला। तो जॉन ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और मशीन के अंदर डाल दिया। आपने देखा होगा वजन तोलने वाली जो मशीन होती है वो इसी तरीके से काम करती है। उसमें बहुत सारे गोल गोल पहिए घूम रहे होते हैं, तरह तरह की लाइट लगी होती है और तरह तरह के म्यूजिक चल रहे होते हैं। तो जॉन ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और उस मशीन में डाल दिया और जॉन उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब वो इंतजार करने लगा अपनी वजन की पर्ची का जो हर मशीन से निकलती है, लेकिन ये मशीन थोड़ी सी अलग थी। उस मशीन में से आवाज आई, आपका नाम जॉन है, आपको 2 बजे बॉस्टन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी है और आपका वजन 70 किलो है और आपकी उम्र 28 साल है। अब जॉन बोला यार मेरा वजन 70 किलो है, ये समझ में आता है, ये इसका काम है, लेकिन इसे मेरी उम्र कैसे पता लगी, इसे मेरा नाम कैसे पता लगा कि मेरा नाम जॉन है, और इसे ये कैसे पता कि स्टोरी मुझे बॉस्टन से न्यूयॉर्क जाना है। अब जॉन टेंशन में आ गया और वो इधर उधर घूमने लगा और उसके ये बात बिल्कुल उसे हजम ही नहीं हुई, डाइजेस्ट ही नहीं हुई। अब वो अंदर गया, भाग के टॉयलेट के अंदर गया और जल्दी से उसने दूसरे कपड़े निकाले और कपड़े निकालने के बाद में कपड़े बिल्कुल चेंज कर दिए और चेंज करने के बाद वो फिर मशीन पे गया, उसने फिर 1 रुपए का सिक्का डाला। मशीन के अंदर से आवाज आई, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 70 किलो है, आपको 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है बॉस्टन से न्यूयॉर्क और आपकी जो एज है वो 28 साल है। अब जॉन थोड़ा सा परेशान हो गया, बोले इससे ये सब कैसे पता, जरूर कोई ना कोई मेरा बेवकूफ बना रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। जॉन फिर भाग के गया टॉयलेट के अंदर, उसने अपनी जो शेविंग थी वो दाढ़ी बना डाली, उसने अपने एक टोपी लगाई, चश्मा लगाया, अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया और पूरे बदले हुए हुलिये के साथ वो फिर भाग के मशीन के ऊपर गया और मशीन पे खड़ा होने के बाद जब उसने 1 रुपए का सिक्का डाला तो मशीन के अंदर से आवाज आई, महोदय आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 70 किलो है, आपकी उम्र अभी भी 28 साल है, पर जो फ्लाइट आपको पकड़नी थी वो निकल चुकी है। तो दोस्तों कई बार हम बहुत ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इस बिजनेस के अंदर हमें कोई भी नया सिस्टम नहीं बनाना है, अगर हमारे दिमाग में आइडिया है तो हमें अपलाइन से डिस्कस करना है। ये एक ऐसी मिस्टेक होती है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं और जब कोई रिजल्ट नहीं आता। हमारे एक साथी थे, उन्होंने चाय की पत्ती के ऊपर एक एक्टिविटी करनी शुरू कर दी थी और उनका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत सारे लोगों को उन्होंने उधार चाय की पत्ती दी और ऐसा करके उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया तो हमने उसका सलूशन सही समय पे निकाला, नहीं तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस तरह की छोटी छोटियां गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। दोस्तों ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये इसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना छोड़ें। इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। आज वेस्टीज के मैनेजमेंट ने और हमारी सभी अप्लायंस ने हमारे लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि फुल प्रूफ है। हजारों लाखों लोग उस सिस्टम को फॉलो करके सफल हुए हैं, हमें उसे 100% डुप्लीकेट करना है। 100% मतलब 100%। जितना ज्यादा आप इसमें करेक्शन करने की कोशिश करेंगे आप अपनी सफलता से उतना दूर हो जाएंगे। दोस्तों इसे उस तरीके से डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे अपने दिमाग का तो कोई रोल ही नहीं है, हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो हमारा सिस्टम और अपलाइन बोलता है हमें एज इट इज बस वो फॉलो करना है।
और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कार में जा रहा था और सड़क के किनारे दो मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर गड्ढा खोदता था और दूसरा मजदूर वही मिट्टी उस गड्ढे में डाल दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, एक मजदूर गड्ढा खोदता था और दूसरा मजदूर उसी मिट्टी को उस गड्ढे में डाल दिया करता था। अब ये देख के वो आदमी परेशान हुआ और उससे रहा नहीं गया, उसने अपनी गाड़ी साइड लगाई और गाड़ी साइड लगाने के बाद उन दोनों लोगों से पूछा कि यार एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कर क्या रहे हो? आप गड्ढा खोदते हो और ये व्यक्ति वही सारी मिट्टी इस गड्ढे में डाल देता है, इसका क्या फायदा? तो वो दोनों मजदूर मुस्कुरा के बोले, साहब फायदा क्या है, घाटा क्या है, हमें नहीं पता, हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करने दो और आप आगे जाओ। तो बोला, यार तुम अपना काम कर रहे हो समझ में आता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट तो नहीं निकल रहा। बोला, हमें कोई लेना देना नहीं है साहब, इसका काम है गड्ढा खोदना, ये गड्ढा खोद रहा है, मेरा काम है गड्ढे में वापस मिट्टी डालना, वो मैं अपना काम कर रहा हूं। हमारा एक तीसरा साथी और है जो इस बीच में पेड़ लगाता है, वो आज छुट्टी पे है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, ये अपना काम कर रहा है, टिक टिक करके आप हमारा दिमाग खराब ना करो। तो दोस्त, जो चीज हमें सिस्टम बताता है हमें एज इट इज फॉलो करनी है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। राइट? जब भी हम अपना दिमाग लगाएंगे इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है या बहुत सारा डिले हम लोगों को होता है। तो गलती नंबर 1, हमें अपना नया सिस्टम नहीं बनाना है और उसका समाधान ये है कि हम 100% सिस्टम को फॉलो करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मिस्टेक नंबर 2। गलती नंबर 2, हम में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस को शॉर्ट टर्म रवैये के तहत करते हैं। हम इस बिजनेस को करने आते हैं टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। आपने देखा होगा जब हम बहुत सारे लोगों को प्लान शो करते हैं तो कई बार तो लोग ज्वाइन करने से पहले अपने 4-4, 5-5 डाउनलाइन बनाने के लिए लोग निकलना शुरू हो जाते हैं और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी डेप्थ नॉलेज के वो लोग लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं बने हैं, उनके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो जैसे ही वो लोगों के पास जाते हैं और उन्हें रिजेक्शन मिलती है और उस रिजेक्शन की वजह से वो टूट जाते हैं और वो इस बिजनेस को करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसे छोटे समय के रवैये से नहीं करना है। ये दोस्तों 1 या 2 साल तो इस बिजनेस को अच्छे से समझने में आता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, यहाँ हमें लोगों के साथ बिहेवियर को बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है। आपकी किन बातों से आपके लोग नाराज होते हैं, आपकी किन बातों से आपके लोग खुश होते हैं, आपकी किन बातों से आपकी टीम मोटिवेट होती है, ये सब कुछ सीखने में हमें 2 साल लग जाते हैं। किसी ने सही कहा है दोस्तों, बोलना सबको आता है, लेकिन कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है, इसकी समझ आते आते 50 साल 60 साल बीत जाते हैं हमारी जिंदगी में। तो दोस्त, इस बिजनेस में हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है। लोगों को क्या लगता है कि वेस्टीज में करना ही क्या है, ज्वाइन करना है, माल बेचना है, लोगों को जोड़ना है। ये एटीट्यूड से ये बिजनेस नहीं चलता, ये बहुत गहराई में जाकर के बिजनेस होता है। आपने देखा होगा समंदर को, समंदर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो भयानक जानवर मिलेंगे और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको खजाना मिलेगा। दोस्तों, ये बिजनेस बिल्कुल उसी तरीके से है, इसे छोटे समय के रवैये के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म एटीट्यूड का बहुत बड़ा नुकसान हमें कई बार उठाना पड़ जाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका बेटा पढ़ने लिखने के बाद अमेरिका गया और अमेरिका में वहां वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया और उसकी लाइफ वहां धीरे धीरे सेटल हो गई। तो वो व्यक्ति जो था वो अपने बेटे से रेगुलर बेसिस पे बात करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अमेरिका में जवान होने की दवाई, यानी अपने यूथ को वापस लाने की दवाई बना दी गई है। जैसे अभी कल सुनने में आया था कि हमारे जो बाबा रामदेव जी, उन्होंने कोरोना की दवाई तैयार कर लिया आयुर्वेदिक पद्धति पे। तो ऐसी कोई न्यूज उन्हें सुनने को मिली कि अमेरिका में एक ऐसी दवाई तैयार हुई है जिससे आप वापस से जवान हो सकते हैं। और ये न्यूज पढ़ने के बाद वो व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड हुआ और वो बहुत चाहता था कि वो यंग रहे हमेशा। बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि वो जिंदगी भर यंग बने रहें। दोस्तों, जिंदगी के तीनों पड़ाव हमारे पास आएंगे, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, और इन तीनों चरणों की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है और अपना एक मजा है। खैर, वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता था, वो हमेशा जवान रहना चाहता था। तो इसके करके उसने अपने बेटे को फोन किया और बेटे से बोले कि बेटा बेटा मैंने सुना है कोई दवाई है ऐसी जिससे जवान हुआ जा सकता है। तो बेटे ने बोला, पापा मैं चेक करके आपको बताता हूँ।
तो अगले दिन उसका फोन आया, हाँ पापा इस तरह की कोई दवाई है। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, जल्दी से मेरे को 10-15 पैकेट इसके कोरियर कर दे। तो लड़का बोला कुछ दिन बाद मैं इंडिया आ ही रहा हूं, मैं अपने साथ ले आऊंगा। तो उस व्यक्ति से इतना भी सब्र नहीं हुआ। देखो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, ये उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है। तो वो आदमी पीछे पड़ गया, बोले नहीं बेटा तू अभी भेज, मेरे को जल्दी चाहिए। अब लड़के ने अपने पिता की बात कैसे टाल सकता है, तो उसने कुछ दवाई खरीदी और अपने घर इंडिया कोरियर कर दी। उसके बाद कुछ दिन बाद उसे इंडिया आना ही था, लगभग 1 महीने बाद। जैसे ही वो इंडिया पहुंचा और अपने घर में घुसा, वो क्या देखता है कि उसकी माँ एक छोटे से बच्चे को गोद में खिला रही है। और लड़का ये देख के पागल हो जाता है। वो कहता है माँ तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, ये तो तेरे पोते पोती खिलाने की उम्र थी, मेरी शादी करने की उम्र थी, इस उम्र में ये तूने क्या कर डाला। माँ कहती है बेटा मेरी गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। ये तो तूने जो दवाई भेजी थी ना, तेरे पिताजी ने वो सारी दवाई एक साथ खा ली जल्दी जवान होने के चक्कर में, और वो तेरे पापा से पप्पू बन गए, मेरी गोद में आ गए। दोस्त, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पापा से पप्पू बन जाते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म रवैये की वजह से। वो इसे लॉन्ग टर्म नजरिए से देख ही नहीं पाते। ये बिजनेस दोस्तों कुछ इस तरह का है कि आपको अगर ये बिजनेस की गहराई समझ में आ गई तो आप अपने आस पड़ोस के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चॉकलेट फ्री में देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो भी कभी 18 साल के होंगे और वो भी आपकी एक नई फ्रंट लाइन बनेंगे। दोस्तों, इसे व्यापारी की तरह की सोच बना करके इस बिजनेस को कीजिए। मिस्टेक नंबर जो 2 है इसका है, जो शॉर्ट टर्म एटीट्यूड है, इसके बदले हमें बहुत लॉन्ग टर्म एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करना है। हम अपने और अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खजाना बना रहे हैं दोस्तों। एक व्यापारी की तरह सोच बनाइए। जैसे एक व्यापारी इस अपने बिजनेस को करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें मेंटेनेंस होती हैं, वो उसका ध्यान रखता है, वो इसे सींचता है। ऐसे ही हमें इस बिजनेस को समझना है दोस्तों। हमारा जो नेटवर्क है वो हमारी फैक्ट्री है, वो हमारा शोरूम है, वो हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस है। नेटवर्क को बनाने के लिए समय लगता है। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए जियो को बनाने में, उसे भी 2 से 2.5 साल का समय लगा। 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, बहुत टैलेंटेड लोग हायर किए, सब कुछ किया, उसके बाद 2 साल इंतजार किया उस कंपनी को डेवलप होने के लिए। कितने कितने हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट होते हैं दोस्तों, और उसके बाद इंतजार किया जाता है 2 साल, 5 साल और 10 साल, तब कहीं जाके वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और हमें क्या लगता है, हम इस बिजनेस को 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे और अगले महीने से ये चेक की बरसात करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये बिजनेस अपने आप में बहुत फास्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द शॉर्टेस्ट वे टू बिकम मिलेनियर। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान रास्ता है करोड़पति बनने का, मिलेनियर बनने का। इसमें और ज्यादा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें, नहीं तो संभावनाएं हैं पापा से पप्पू बनने की। तो आई होप अपने जितने भी साथी हैं वो धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, व्यापारी की तरह सोच बनाएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेंगे, अपने सपनों को बनाएंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उनके रिप्लाई मैं बाद में करूंगा। हमें अपने सपनों को इस बिजनेस के साथ जोड़ना है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और कम से कम 2 से 5 साल का रवैया इस बिजनेस के साथ जोड़ना है। और तुरंत ना तो स्टार्ट करना है और ना ही इसे छोड़ना है। मेरी बात का यकीन कीजिए दोस्तों, लगभग आज 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। जितने भी लोग आज बड़ी सफलता पाए हैं, कहीं ना कहीं उनके पास वो तजुर्बा है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का। आज विवेक सक्सेना जी 40 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं, आज उनके पास लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। सिद्धार्थ जी 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, उनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। आज बाली सर ने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, उनके पास एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। दोस्त, हम जितना इस सिस्टम के अंदर पुराने होते जाएंगे और बिजनेसमैन एटीट्यूड से काम करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस बिजनेस में, जब वो आते हैं और अगर उनका एक प्रोडक्ट भी कहीं चला जाए और उसके पैसे वापस ना आए तो वो परेशान हो जाते हैं। अरे कैसा बिजनेस है, इसमें लोग हमारे प्रोडक्ट ले लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, आज आप अगर एक शोरूम खोलना चाहें तो लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे आपको शोरूम खोलने में। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सोच के इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में भी लगेगा। तो एक व्यापारी की सोच के तरह हमें इस बिजनेस को शुरू करना है और छोटे समय का रवैया नहीं रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं ये जितने भी पार्टिसिपेंट हैं,
ये जितने 650-700 लोग हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस के अंदर जाएंगे। ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारी गलती नंबर 3। गलती नंबर 3 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गलती नंबर 3 का मतलब होता है ब्लेमिंग योरसेल्फ, अपने आप को दोषी ठहराना। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग स्पेशल नहीं है। हमारे अंदर ऊपर से कोई ऐसी खूबी नहीं दी गई है, बल्कि हाँ, हमारे आसपास का जो समाज है वो बचपन से हमें क्रिटिसाइज करता आया है। आपने देखा होगा बच्चों को क्रिटिसाइज किया जाता है। किसी बच्चे की लंबाई अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे समाज में जनरली उसे लंबू कहा जाता है। कुछ लोग अगर अच्छे से बोल नहीं पाते, मैंने देखा है कुछ लोग थोड़े से बोलने में अटकते हैं, या कुछ लोग उतना साफ नहीं बोल पाते, तो हमारा समाज हमें कॉपरेट करने की बजाय हमारा मजाक बनाता है। और ना सिर्फ हमारा समाज बल्कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी हमारा मजाक बनाते हैं। दोस्त, इस तरह का बहुत सारा चीज झेलते हुए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और ज्यादातर लोगों को मैंने ऐसा देखा है जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो वो सेल्फ डिमोटिवेटेड होते हैं। आप लोगों को बोलिए कि आप इस बिजनेस से करोड़पति बनेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। करोड़पति और मैं, अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, मैं और करोड़पति? मेरे पूरे कुनबे खानदान में आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ, मैं कैसे करोड़पति बन जाऊंगा? इस तरह की छोटी सोच हमारे अंदर बैठी होती है, और इसके करके हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, मैं पीछे भी सेशंस में बात कर चुका हूं। आपकी कमियां क्या है उनके ऊपर फोकस मत कीजिए। वी आर द सन ऑफ गॉड, हम भगवान के बच्चे हैं, और ऊपर वाले ने हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी यूनिक चीज दी है, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक हमारे अंदर डाल के भेजा है जिससे हम पूरी दुनिया में अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो अपनी कमियों के ऊपर अपना फोकस ना करें, आपके अंदर जो खूबी है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप डेफिनेटली इस बिजनेस में ही नहीं से अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर जाएंगे। और दोस्त, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत होती तो राजू गुप्ता, जो अनपढ़ इंसान है, जिन्हें बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, आज वो लगभग 3 से 4 लाख रुपया महीना कमाते हैं और ऑडी गाड़ी में चलते हैं। अगर इस बिजनेस में कुछ स्पेशल टैलेंट चाहिए होता तो मोइन खान आज इस बिजनेस में सफल नहीं होते। इस बिजनेस में अगर कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए होता तो डीसी राजपूत जी, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में डीसी राजपूत जी ने एक नया कारनामा करके दिखा दिया। तो दोस्त, इस बिजनेस में अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को पावरफुल फील करना है। और बाली सर इस बात को बोल रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें 100% दम है। आप अपनी खूबियों के ऊपर फोकस करें, आप लोगों को प्यार करना शुरू करें, अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना शुरू करें, सीखने के लिए तैयार रहें। दोस्त, आप भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक शब्द होता है गिल्ट, घृणा टाइप से। गिल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप सब समझ जाएंगे। अपने आप को छोटा समझना, इसे गिल्ट बोलते हैं। और एक होता है कॉन्फिडेंस और उसका अपोजिट होता है गिल्ट। दोस्तों, गिल्ट को हमेशा अपने आप से दूर रखें। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, हमारे अपने दोस्तों से, भाइयों से, रिलेटिव से, हमें हमारी फैमिली में, हमारे बॉस के साथ। हमें कई बार पता होता है कि हाँ, गलती मेरी है, और उस गलती की वजह से हमारे रिलेशन में दरार पड़ जाती है, हम बात करना बंद कर देते हैं, हम गिल्ट फील कर देते हैं। और दोस्त, गिल्ट आपको डिसएम्पावर करती है। गिल्ट से बचने का सिंपल एक तरीका यह है कि अगर आपसे गलती हुई है, सबसे पहले तो अपने आप को माफ करें। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, कोई भी इंसान इस धरती पे परफेक्ट नहीं है। हम सब लोग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और गलती किस इंसान से नहीं होती। दोस्त, गलती सबसे होती है, एक लाइन ये याद रखें। और दूसरा, हर गलती को माफ किया जा सकता है। माफी मांगने का तरीका सही होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपसे कभी भी कोई भी गलती हुई है या गलती से आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है, तो एक बहुत बढ़िया शब्द है जिसका नाम है सॉरी। सबसे पहले तो आप अपने आप को माफ करें, दूसरा उस आदमी से माफी मांगे, और तीसरा कॉन्फिडेंस के साथ फिर से तैयार हो जाइए एक नई कहानी लिखने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बिजनेस के अंदर बेहद जरूरी है। मैं इस बिजनेस में एक चीज नोटिस करता हूं, आप कभी सफल लोगों को देखिएगा, जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हैं, उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस साफ झलकता है।
और दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो चेक ही नहीं है, मैं लोगों से क्या बात करूं। बहुत सारे लोग मुझे इसमें मिलते हैं जो लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। दोस्त, चेक से नेटवर्क नहीं बनता, नेटवर्क बनता है आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें अपने अंदर रखना है और एक गिल्ट को इग्नोर करना है। और इसका दूसरा एक सोल्यूशन है जो बाली सर ने बताया है, अपनी जिंदगी में एक सलाहकार चुने, एक मेंटोर चुने, क्योंकि बिना मेंटोर के इस दुनिया में बड़े काम नहीं होते। किसी ने मुझे बताया गिल्ट मतलब अपराध बोध, वेरी गुड। तो अपराध बोध से दूर रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, गलती हो गई है तो माफी मांगे और अपने आप को भी माफ करें। वंडरफुल, कितने शानदार लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो दोस्तों दूसरा इसका सोल्यूशन है, हमें एक मेंटोर चुनना चाहिए, एक सलाहकार चुनना चाहिए। जर्नली हम सलाहकार की कीमत नहीं जानते, बट दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है रामायण से। दोस्तों यहाँ पे जो मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूं उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि आप उस बात को समझ जाएं। मेंटर की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। ये किस्सा है रामायण से, जब सीता माँ के ऊपर बार बार ब्लेम लगाए जा रहे थे, बार बार उनसे अपनी प्योरिटी को साबित करने के लिए बार बार उनको कहा जा रहा था। तो लास्ट में सीता माँ ने बोला कि मुझे बार बार इस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है, अगर मैं इस बार सच्ची हुई तो धरती माँ मुझे अपने अंदर समाहित कर ले। दोस्तों ये बड़ा मार्मिक सीन था, हर आदमी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और सीता माँ ने जब अपने आप को साबित किया तो धरती फट गई और सीता माँ उसके अंदर समाहित हो गई। और इस पूरे दृश्य को देखने के बाद भगवान राम, जो कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान कहलाते हैं, जिनको आइडियल माना जाता है, जो जो एक आदमी कैसा होना चाहिए वो माना जाता है, उस इंसान को भी गुस्सा आया पहली बार। दोस्तों अगर आप पूरी रामायण को देखेंगे तो ऐसे ऐसे भी मौके आए जब एक इंसान को गुस्सा आया, लेकिन भगवान राम उस समय भी कूल और काम रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सीता माँ धरती के अंदर समाहित हो गई तो भगवान राम को भी बहुत तेज गुस्सा आया और भगवान राम क्रोधित होकर के, क्योंकि भगवान राम लोगों को तो वो इंसान नजर आ रहे थे लेकिन वो क्या है वो तो हम लोग जानते हैं। तो जब उन्हें गुस्सा आया और वो बहुत तेजी से चिल्लाए और उन्होंने बोला कि हे धरती माँ, मेरी सीता माँ को वापस कर दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे अगर क्रोध आ गया तो धरती पाताल एक कर दूंगा, इस पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। और दोस्तों ये वो सीन था, यानी एक भगवान अगर इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी गुस्सा आ सकता है। तो आप मुझसे, आपसे और अगर किसी इंसान से गलती हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्त वो सीन जब भगवान राम को इतना गुस्सा आया था तो उस समय भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे और भगवान ब्रह्मा ने बोला कि भगवान राम आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप साक्षात विष्णु हैं, आपको जिस लोक में जाना है सीता मैया वहां पहुंच चुकी हैं। ऐसे समय पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान राम को शांत किया था, तब इस धरती को बचाया गया था। दोस्तों जब भगवान को भी मेंटर यानी सलाहकार यानी विष्णु जी की जरूरत पड़ सकती है तो आपको और मुझे क्यों नहीं। अपनी जिंदगी में एक मेंटर जरूर चुनिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, जिसे हम लोग गुरु बोलते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप जिसको समझदार मानते हैं, जिसको आपको लगता है कि ये मुझे सही मार्गदर्शन दे सकता है, आप अपना एक मेंटर, अपना एक सलाहकार जरूर चुनें और अपने आप को छोटा ना महसूस करें। इस बिजनेस में ही नहीं दोस्तों, इस जिंदगी में भी ये बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें इन फॉर्मूलाज को अपनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 होता है कि जब हम इस बिजनेस में मोटिवेट हो जाते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं और शुरुआत में चूंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हमें इस बिजनेस की बारीकियां नहीं पता, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने में असमर्थ होते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करने में असमर्थ होते हैं, तो कई बार हम अपनी असफलता को पर्सनल ले लेते हैं, यानी सेल्फ परेशान हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं और हम एक शेल में चले जाते हैं। शेल जानते हैं, जैसे आप लोगों ने कछुए को देखा होगा, जब हम कछुए को टच करते हैं तो वो अपने खोल के अंदर अपने हाथ पैर सब कुछ घुसा लेता है, यानी वो दुनिया से दूर चला जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे साथी इस बिजनेस में दुनिया से दूर चले जाते हैं और अपने आप को
इस बिजनेस से दूर कर लेते हैं, वो अपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो पार्टिसिपेशन बंद कर देते हैं, वो मीटिंग्स में आना बंद कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति ऊपर से किसी भी काम को सीखकर नहीं आया। तो अगर हमें व्यक्तिगत असफलता मिलती है इनिशियली शुरुआत में, तो उसको लेकर के हमें पर्सनल नहीं होना है। इसका सिर्फ एक समाधान है, हमें साहसी बनने की जरूरत है, हमें सफलता को स्वीकार करने की जरूरत है, और कुछ लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। एक किताब है सवाल ही जवाब है, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए। दोस्तों पहले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में पहले 2 साल आपको इसको समझने की कोशिश करनी होगी। तो अगर आपको फेलियर मिलता है तो उसे पर्सनली ना लें। इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि अपने मेंटोर से लगातार बात करें। आपका मेंटोर वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में। एक चीज ध्यान रखना, कोशिश करें कि आपका जो मेंटोर हो वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करें कि आपका जो मेंटोर हो वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट उससे अलाइन होते हैं। आपके म्यूचुअल बेनिफिट उससे अलाइन होते हैं, उनका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है आपकी सफलता में। तो दोस्तों हमें साहसी बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, और एक फॉर्मूला है 3SW एंड 1N। दोस्तों जब आप इस बिजनेस में लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, शुरू में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो ऐसे में 3 कंडीशन निकल के आएंगी। कोई लोग करेंगे, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या। अगले पे चलते हैं। यानी हमें रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है इनिशियली, हमें प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। हमें 1000 लोगों को ये प्रेजेंटेशन शेयर करनी है 2 से लेके 3 साल के अंदर। दोस्तों अगर हम एक प्रेजेंटेशन भी डेली करते हैं तो एक साल में हम 365 प्रेजेंटेशन करते हैं, और 2 साल के अंदर लगभग हम 700 के आसपास प्रेजेंटेशन करते हैं। और पहले 3 साल के अंदर अगर हम एवरेज पकड़ के चलें एक प्रेजेंटेशन की, तो हम 3 साल के अंदर 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो आप अपना डेटाबेस मैनेज करें, आप एक रजिस्टर मेंटेन करें कि मैंने इस आदमी को इतनी तारीख को प्लान दिखाया और उसका ये रिजल्ट आया। जब आप ये डेटा मैनेजमेंट करेंगे 3 साल तक, तो इसका एक रिजल्ट मैं गारंटीड बता देता हूं। मुझे नहीं पता आप इसे कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अगर 3 साल बिना रिजल्ट से इफेक्टेड हुए आप ये काम कर गए, तो आप एक ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। चाहे आप कितना ही भी बुरा प्लान क्यों ना दिखाते हो, चाहे आप कितनी भी बुरे तरीके से इस बिजनेस को क्यों ना बताते हो, बस मेरे कहने से बिना रिजल्ट से इफेक्टेड हुए 3 साल लगातार रोजाना एक प्लान दिखा दीजिए, और कोई करेगा कोई नहीं करेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम असफलता को आज के बाद व्यक्तिगत नहीं लेंगे, इट इज अ प्रोसेस। और एक किताब जो मैं हमेशा बोलता हूं, और आगे मैं कोशिश करूंगा उसकी ट्रेनिंग इन 15 दिनों के अंदर मैं उसे एडजस्ट करूं, हालांकि समय नहीं है, बट हम वो अलग से भी करेंगे। तो सवाल ही जवाब है, हमें ये 3SW फॉर्मूले को अच्छे से समझने में मदद करती है। गलती नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गलती नंबर 5, नो पर्सनल सेल्स। ये एक बड़ा मुद्दा है। जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे साथी बोलते हैं कि देखो साहब मैं सब कुछ करूंगा, मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, मैं घर घर जाकर के साबुन और चाय की पत्ती के बारे में नहीं बता सकता। अरे साहब आपको पता नहीं है लोग कितने पापी होते हैं, वो दुनिया में कहीं से खरीद लेंगे, बट अगर उन्हें एक चीज पता लग गई ना कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। साहब आप जहां मीटिंग में बुलाओगे मैं आने को तैयार हूं, बट ये घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना मेरे बस की नहीं है। ऐसे कुछ सवाल, ऐसे कुछ लाइनें हम लोगों ने नए नए डिस्ट्रीब्यूटर से सुनी होंगी। दोस्तों हम सभी लोग 17 हैबिट्स ऑफ रिच, अमीरी के 17 नियम सीख चुके हैं, और उसमें एक नियम था कि अमीर लोग अपने प्रोडक्ट और अपनी सेवाओं को प्रमोट करने से नहीं हिचकिचाते, और गरीब लोग अपनी सेवाएं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से हिचकिचाते हैं, उन्हें शर्म आती है और उन्हें डर लगता है। तो इस लाइन के बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमें पहले कुछ महीने, बाली सर बोलते हैं पहले 3 महीने आप बिक्री करें। बिक्री को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं। बिक्री मतलब ये नहीं कि हम घर घर जाके सामान बेच रहे हैं, बिक्री का मतलब ये है कि पहले 3 महीने हम लोगों से ज्यादा बात करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर।
हम बात करेंगे जो हमारा नैनो एनर्जाइजर है, ये इतना कमाल का, इतना अल्टीमेट, इतना शानदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। आप बात कीजिए ना किसी भी व्यक्ति से कि आपका एवरेज इंप्रूव हो जाएगा, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है कोरिया की तरफ से। हम बात कर सकते हैं पहले 2-3 महीने स्पिरुलिना के बारे में, हम बात कर सकते हैं पहले 2-3 महीने राइस ब्रान ऑयल के बारे में। तो पहले 2-3 महीने जब हम इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, हम नेटवर्क बिल्डिंग को करेंगे, लेकिन हम साथ में प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो दोस्तों, हमें पहले 3 महीने लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करने में और इन्हें बेचने में झिझकना नहीं है। आप देख लीजिए किसी भी करोड़पति और अरबपति इंसान को, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता है। आपने देखा होगा, मैं आइडियल मानता हूं एक इंसान को, आप सभी लोगों ने देखा होगा, एमडीएच मसाले, कितनी बड़ी उम्र हो गई है और वो आज भी अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ करने के लिए और एडवर्टीजमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, वो बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड हमें रखना है। इस दुनिया के सबसे शानदार प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं और इस दुनिया की सबसे शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में इस दुनिया की सबसे लाइफ शानदार जिंदगी जीने के रास्ते के बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं। आपको तो एज अ गिवर रहना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज झुका हुआ होता है, कंधे झुके हुए होते हैं, वो डरे और सहमे लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से नहीं चलेगा। हमें पूरे कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ लोगों के पास जाना है और अपनी बात को भरोसे के साथ रखना है। आपने देखा होगा, जब बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी को ऑफर किया होगा, कॉन्फिडेंस से अगर बोला होगा तो हाँ आई होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ लोगों से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है और शुरुआत में आपको कोशिश करनी है बिक्री करने की। मेरी एक बहुत बड़ी टीम फ्लैक्स ऑयल और LRG9 के रिजल्ट की वजह से आई थी। दोस्तों, मैंने एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दिए थे और उस व्यक्ति ने बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर वाले फ्लोर पे एक व्यक्ति रहता था जो कि नेटवर्कर है। आज उसने बहुत बड़ा बिजनेस मेरी टीम में किया है। तो कई बार जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वेस्टीज के प्रोडक्ट कर जाते हैं। तो इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, हमें बिक्री करनी है। मिस्टेक नंबर 6, दोस्तों, इस बिजनेस में जैसा मैंने पहले बताया ड्रीम एंड गोल सेटिंग वाले चैप्टर में, ये बिजनेस में ड्रीम्स यानी गोल हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, वो ईंधन का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जब भी कोई बड़ा सपना देखता है और लोगों को इसके बारे में बताता है तो वो सबसे बड़ा अपराध कर देता है। हमारे आसपास के लोगों को पसंद नहीं है आपकी सफलता। तो जैसे ही आप अपने सपने देखेंगे, और सपनों के साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको उनको डिक्लेयर करना होगा। जब तक आप अपने सपनों को डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो यूनिवर्स में नहीं जाएंगे। तो जब हम अपने सपनों को देखते हैं और डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, ये कुछ ऐसा होता है, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम अपने घर, दोस्त, पड़ोसी और जानने वालों को बोलते हैं कि भाई मैंने वेस्टीज बिजनेस शुरू कर दिया है, अब मैं यहाँ से लाखों रुपए महीना कमाऊंगा। और जैसे रामायण में और महाभारत में पहले राक्षस नहीं हंसते थे, हा 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 हा, उस तरह के लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। और दोस्त, कमजोर दिल के लोग यहां गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज, 2 साल अपने कान बंद करें। सपने चुराने वाले लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। उनकी बातों को इस कान से सुन के उस कान में निकालना नहीं है, क्योंकि अंदर जाएगा तो भेजे में कुछ ना कुछ गंदगी फैलाएगा। इस कान को ही बंद कर लेना है जिससे कि बात अंदर ही ना घुसे। आपने घोड़े को देखा होगा, जब घोड़ा सड़क पे चलता है तो उसकी आंखों के दोनों तरफ एक पट्टी लगा दी जाती है जिससे वो इधर उधर ना देख पाए। तो पहले 2 साल हमें इस बिजनेस में सपने चुराने वाले लोगों की को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। एक छोटी सी स्टोरी जो बहुत पॉपुलर है नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में, जरूर सुनाई जाती है। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्तों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो दोनों दोस्त एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, दोनों बिल्कुल साथ रहा करते थे। हमेशा दोनों को आप एक साथ देखते। तो दोनों ने अपने कॉलेज के दिनों में एक प्लानिंग की कि अब से ठीक 5 साल बाद हम इस कॉलेज पे वापस आएंगे और हम बहुत सारा पैसा कमा करके मिलेंगे। हम कहीं भी चले जाएं इस दुनिया में, लेकिन अगले 5 साल बाद कॉलेज के गेट पे इस समय हम वापस आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक डेयरी फार्म खोलेंगे। हम एक भैंस खरीदेंगे और उस भैंस से हम जो दूध निकलेगा उससे बेच करके फिर एक भैंस खरीदेंगे, और ऐसे करते करते 5 साल का समय हमारे पास है।
हम दोनों लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, इसके बारे में वो बहुत बात किया करते थे। और कॉलेज का लास्ट दिन आया, दोनों दोस्त जुदा हुए और दोनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में चले गए। और एग्जैक्टली 5 साल बाद दोनों दोस्त अपने उसी कॉलेज के सामने उसी चाय की दुकान पे मिलते हैं जहां वो घंटों बैठ के बातें किया करते थे। तो एक दोस्त बहुत अमीर हो चुका था, उसके पास एक शानदार कार थी, उसके कपड़े बहुत शानदार थे, उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो चुका था। लेकिन दूसरा दोस्त अभी भी उसी तरह फटे हाल था, वो वैसा ही गरीब था। दोनों दोस्त मिले, एक दूसरे को गले लगे, बहुत एक्साइटेड हुए, खुश हुए, उन्होंने चाय पी और बात करनी शुरू करी। तो जो गरीब था उसने अमीर से पूछा, क्या बात है मनोज, यार तू तो बहुत अमीर हो गया, तूने तो गाड़ी भी ले ली। तो मनोज ने बोला, तुझे याद है कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि आगे चल के हम लोग एक डेयरी खोलेंगे, बिजनेस करेंगे और बहुत अमीर आदमी बनेंगे। तो बोला हाँ। बोले मैं कॉलेज खत्म होती मैं गया, मैंने अपने घर वालों से कुछ पैसे मांगे, मैंने एक भैंस खरीदी और उसका जो दूध निकला उससे दूसरी भैंस खरीदी और मैं ऐसे आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज मेरे पास लगभग 250 भैंस है मेरी डेयरी के अंदर और लगभग इतनी ही मेरे पास गाय हैं और आज पूरे शहर में मेरे दूध की सप्लाई होती है और मैं बहुत जल्दी एक फैक्ट्री डालने वाला हूँ जिसके जरिए मैं देसी घी और इस तरह के प्रोडक्ट भी बनाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के वो बड़ा एक्साइटेड हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसकी गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। तो मनोज ने अपने दूसरे दोस्त से बोला कि दोस्त, प्लानिंग तो हम दोनों ने एक साथ करी थी, रिसोर्सेज भी हम दोनों के पास एक जैसे थे, पर तू गरीब क्यों है, तू क्यों नहीं सफल हो पाया। उस दोस्त ने बोला कि दोस्त, एक्साइटेड तो मैं भी था तेरी ही तरह और करना मैं भी चाहता था तेरी ही तरह, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने घर जाकर के सारा फॉर्मूला अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने पूरी प्लानिंग सुनने के बाद मुस्कुरा के बोली, बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, अगर पहली भैंस मर गई तो जो कर्जा हो रहा है ना उसे जिंदगी भर देते हुए मर जाओगे, कोई जरूरत नहीं है इस तरह का काम करने की। और दोस्त, मैंने वो अपना सपने का गला उसी दिन दबा दिया और आज तू कहां पहुंच चुका है और मैं वहीं का वहीं हूं। दोस्तों, वहां तो खोने के लिए एक भैंस थी, इस बिजनेस में खोने के लिए क्या है। इस बिजनेस में हमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उन लोगों को जो अपने हमारे सपने चुराते हो। दोस्तों, जनरली ये वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में भी असफल होते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा, जो भी सफल व्यक्ति हैं वो हमेशा आपको एम्पावर करेंगे, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, वो आपको हमेशा आपके सपनों को अचीव करने में मदद करेंगे। आप देखिए नजर उठाकर अपने अपलाइन को, इस दुनिया में कोई भी कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए, लेकिन आपका अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी आपको डाउन फील नहीं होने देता। आप परेशान भी होते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है, जब आप उदास होते हैं वो आपको अपना हाथ देता है और वो आपके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम मिलके काम करेंगे और हम 100% सफल होंगे। इस दुनिया में सिर्फ आपका अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपको भरोसा दिलाता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, अगर असफल हो गए कोई टेंशन नहीं है, हम मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। तो दोस्त, अपने कान बंद कर लीजिए आने वाले 2 साल के लिए और सिर्फ हमें इंपॉर्टेंस देनी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हमारा फोकस ही सिर्फ अपने सपनों के ऊपर होना चाहिए। और एक कैटेगरी में आपको वापस जाएंगे, एक कैटेगरी में आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, सपने चुराने वाले लोगों के बीच में वेस्टीज बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग, देखिए, इस बिजनेस में एंट्री का कोई बैरियर नहीं है, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी आदमी आता है और अपने अच्छे और बुरे विचार लोगों को शेयर करता है। बहुत सारे लोग आपको वेस्टीज के अंदर भी मिलेंगे जो आपको डिसएम्पावर करेंगे, अरे तुम्हें इतने साल हो गए, तुम्हारा चेक कितना पहुंचा, तुम्हारी अपलाइन अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम। दोस्तों, ऐसे किसी भी इंसान की बात नहीं सुननी है। आप एक चीज लिख लीजिए, इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सफल होना है तो सफल आप तभी हो सकते हैं जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। सिद्धार्थ जी, मुझे आज भी याद है, यूरोप टूर के ऊपर जब हम थे, जर्मनी में हम लोग लंच कर रहे थे, तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था रेस्टोरेंट में और सिद्धार्थ जी ने एक गोल्डन वर्ड बोला था जिसे मैंने अपनी गांठ बांध लिया था। सिद्धार्थ जी ने एक बात बोली थी कि आपको इस बिजनेस में अपलाइन से उस चीज के लिए मदद मांगनी है जो काम आप डिक्लेयर कर सकते हो कि इस जन्म में मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्त, बहुत पावरफुल लाइन है। इन्हीं लाइनों की वजह से आज सिद्धार्थ जी हैं, आज विवेक सक्सेना जी हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों की जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आए होंगे? बट ये इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकालने की बात करते हैं। तो एम्पावर्ड लोगों के साथ बैठना है, एम्पावर्ड लोगों से बातें सुननी है और हमें हमेशा प्रोग्रेसिव सोच रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और आज की गलती नंबर 7, जो कि आखिरी गलती है, जो कि
कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ कर देती है। दोस्तों, हम अपने स्पॉन्सर को कई बार अपशब्द बोलते हैं। देखो, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये गलती मुझसे भी हुई है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं, और मैंने 5 बार अपने स्पॉन्सर से इस बारे में माफी मांगी है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं और शायद मैं ये गलतियां अभी भी करता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंटेंशनली करता हूं। और मैं आप लोगों को भी एक चीज कंफर्ट कर दूं, अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं और आप इंसान हैं, राइट। दूसरी चीज, हमें कोशिश करनी है अपने स्पॉन्सर को अपशब्द ना बोलें। दोस्तों, हमारा जो भी अपलाइन है, जैसा भी है, वो हमारे पिता जैसा है, वो हमारी माँ जैसा है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सबके माता पिता बहुत हाई फाई हैं? क्या आपने सचिन तेंदुलकर के माँ बाप को देखा है? क्या वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे? नहीं। क्या आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के माता पिता को देखा है? वो भी उन्हीं की तरह साइंटिस्ट थे? नहीं। दोस्त, हमारा अपलाइन इस बिजनेस में हमारे पेरेंट्स के जैसा होता है, वो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह है। उसने हमें इस बिजनेस के अंदर जन्म दे दिया, बस ये सबसे बड़ा एहसान उसने हमारे ऊपर कर दिया। इसके अलावा जो भी हमें मिल रहा है वो एडिशनल मिलना चाहिए। दोस्त, हमारा अपलाइन अगर शार्प है तो भी अच्छा, और अगर शार्प नहीं है तो और भी अच्छा। अगर शार्प है तो हमारी मदद करेगा, और अगर शार्प मतलब बहुत टैलेंटेड नहीं है तो हमें एक मौका देगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का। दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में हमें अपने अपलाइन को कोई भी वर्ड नहीं बोलना है। उसके पीछे 2 लॉजिक हैं। ये बिजनेस है मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखेगा वैसा करेगा। आज आप अपने अपलाइन को अपशब्द बोलेंगे, कल आपकी टीम तैयार बैठी है, क्योंकि अपलाइन तो हम भी हैं। और दूसरी चीज, मैंने अक्सर देखा है, जब भी अपलाइंस के फोन डाउनलाइन के पास जाते हैं, इसे हम बहुत अच्छे से और अपलाइन डाउनलाइन मैनेजमेंट में सीखेंगे, तो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे ब्लेम करते हैं। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसा ना किया होता, तुमने वैसा ना किया होता तो आज मैं कहीं और होता, आज मेरा ये नहीं हुआ, आज तुम अगर मुझे टाइम से ये बता देते तो मेरा ये लेवल हो जाता। और दोस्तों, इस सेशन को बाली सर के मुंह से जरूर सुनिएगा। कुछ लोग होते हैं रिएक्शन लेस। आप कितने भी एक्साइटेड हो, कितने भी मोटिवेटेड हो, आप फोन करोगे उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं होता। जो तीसरा इमोजी आप देख रहे हैं वो रिएक्शन लेस होते हैं। आप 15 मिनट 20 मिनट उन्हें मोटिवेट करेंगे, वो आपको कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे। दोस्तों, इसका सोल्यूशन मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। एक राजकुमारी थी, वो दिन रात तपस्या करती रहती थी मंदिर में। तो इस पूरे प्रोसेस को एक चोर बड़े ध्यान से देखता था। तो चोर के दिमाग में आया कि राजकुमारी है, क्यों ना इससे कुछ धन लूटा जाए। तो उसने अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनाई, और वो एक साधु का वेश बनाकर मंदिर में गया जहां वो राजकुमारी तपस्या कर रही थी। तो साधु जब वहां पहुंचा, उसने जब लड़की ने साधु को देखा तो उसने पानी उसे ऑफर किया। तो उसने बोला कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। अगर एक होता है गुरु बनने का एक प्रोसेस होता है कि जब तक तुम उस प्रोसेस से नहीं निकलोगे तब तक मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो राजकुमारी ने बोला कि गुरु, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसने बोला कि उसके लिए तुम्हें एक मेरे साथ चल के पूजा करनी होगी। मैं तुम्हें जंगल में लेके चलूंगा, तुम्हारे पास जितने गहने हैं, जेवराते और अच्छे कपड़े हैं वो लेके आ जाओ। कल सुबह हम जंगल चलेंगे और वहां मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ से पानी पी पाऊंगा। तो वो राजकुमारी जो थी वो बहुत भोली थी, उसने उस व्यक्ति की बात मान ली, और अगले दिन वो अपने गहने और बहुत सारा धन लेकर के मंदिर में पहुंची। और वहां वही चोर साधु के रूप में जो बैठा हुआ था वो उसे मिला, और वो उसे जंगल में, एक गहरे जंगल में लेके गया। अब राजकुमारी जानती थी ये मेरा गुरु है, लेकिन वो चोर जानता था कि मैं तो चोरी करने आया हूं। जंगल में पहुंचने के बाद उसने उस लड़की से बोला कि इस पेड़ के किनारे खड़े हो जाओ, मुझे एक प्रोसेस के जरिए तुम्हें बांधना होगा। अब लड़की ने तो 100% सरेंडर कर दिया था उसके प्रति। उस व्यक्ति ने उस लड़की को पेड़ से बांध दिया, और बांधने के बाद में वो उसका सारा धन लेकर चला गया। अब लड़की उस पेड़ के ऊपर खड़ी वहीं खड़ी रही, 1 दिन 2 दिन। अब राजा को जब पता लगा कि मेरी बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है, उसने पूरी सेना को काम पे लगा दिया। और सेना को काम पे लगाने के बाद सेना ने दूसरे दिन ढूंढ लिया वो लड़की पेड़ से बंधी हुई है, और राजा और सारी सेना उस लड़की के पास पहुंची
और राजा ने पूछा बेटी तुम यहाँ क्यों? तो बेटी ने पूरा किस्सा सुनाया और उसने बोला मेरे गुरुजी कहीं गए हैं, वो आने वाले हैं, वो जैसे ही आएंगे मुझे वो ज्ञान देंगे, इस प्रोसेस के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। तो राजा हंसा, बोला बेटी तू बहुत भोली है, वो कोई धूर्त चोर है जो तेरे सारे धन को लेके भाग गया है और तुझे बांध दिया है। तो उस लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि पिताजी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु का इंतजार करूंगी। राजा ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हें खोल देता हूं, वो बोली नहीं, ये गुरु का बंधन है, इसे गुरु ही खोलेंगे। लड़की ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा बहुत परेशान हुआ, राजा ने 2-3 सैनिकों को थोड़ा सा दूरी पे बिठा दिया और वो परेशान होकर घर चला गया। और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। दोस्त, जब हम सच्चे होते हैं और हम पूरा 100% भरोसा करते हैं तो दुनिया हिल जाती है। भगवान को भी इस बात का अंदाजा हुआ और उन्होंने महर्षि नारद को बुलाया और उन्होंने बोला कि यार धरती पे कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि जब कोई ज्यादा भरोसा करता है तो भगवान का भी सिंहासन हिलने लगता है। तो उन्होंने महर्षि नारद को भेजा कि तुम जाओ, ऐसे ऐसे कोई भक्त है जो पूरा भक्ति में लीन है और वो बहुत परेशान है और अब मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही, पता करके आओ क्या मामला है। तो नारद गए और उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों बंधे हुए हो? तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया और उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु का इंतजार कर रही हूँ और ये बंधन जो है वो गुरु का बंधन है, इसे वो ही खोलेंगे। तो नारद ने बोला कि बेटी ऐसा नहीं है, वो एक चोर है, तुम्हारा सामान चुराने के लिए आया था। बोले वो आपकी नजर में है, मेरी नजर में तो वो गुरु है और मैं उनका इंतजार तब तक करूंगी जब तक वो नहीं आ जाते। तो नारद ने हंस के बोला कि बेटी तुम्हारे जैसा भोला इंसान भी इस धरती पे शायद दूसरा नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें भोला नहीं पागल कहूंगा। तो उस लड़की ने बोला कि आप मुझे कुछ भी समझें, लेकिन मेरे गुरु में इतनी शक्ति तो है कि उसने आज आपके दर्शन करवा दिए मुझे। वो कैसा ही भी है, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति तो है कि उसने मुझे आज आपके दर्शन करा दिए। अब नारद जी स्पीचलेस हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वो भगवान के पास पहुंचे और भगवान को सारा वृतांत बताया। भगवान भी बहुत इमोशनल हुए। उन्होंने बोला कि चलो मैं चलता हूं। भगवान साक्षात प्रकट हुए उस लड़की के सामने। उन्होंने बोला कि देखो मैं साक्षात भगवान हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो एक चोर था, मैं मुझे अलाउ करें कि मैं आपको खोलूं। तो उस लड़की ने बोला कि देखिए आप भगवान हैं तो मेरे ऊपर बस इतना कृपा कर दीजिए कि मेरे गुरु को बुला दीजिए, वही इस बंधन को खोलेंगे। और मेरे गुरु के अंदर इतनी ताकत है कि उसने उसकी भक्ति में लीन होने के बाद, उसकी बात मानने के बाद, जिस चीज के लिए मैं तपस्या कर रही थी बरसों से, आप मुझे तब प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मात्र 7 दिन के अंदर आपके दर्शन हो गए। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि मेरे गुरु को बुला दीजिए, वो इस बंधन को खोलेंगे, मैं तभी कुछ खाऊंगी या पीऊंगी। दोस्तों, इस लाइन पे यहां पे मुझे एक चीज समझ में आती है कि शायद शक्ति भगवान के अंदर नहीं है, शक्ति उस भक्ति और विश्वास के अंदर होती है जो हमारे अंदर होता है। दोस्त, भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि भाई पकड़ के लाओ उस आदमी को, कहां होगा? तो नारद जी मुस्कुरा के बोले कहां होगा? चोरी कर रहा होगा किसी घर में। नारद जी गए, उस व्यक्ति को बुलाया कि भैया भगवान ने आदेश दिया है, ऐसे ऐसे तो किसी को बांध के आ गया, तुझे मेरे साथ चलना होगा, उसे खोलना होगा और उसके बाद तो आगे जा सकता है। तो वो उस चोर को लेके आए। चोर पहले तो परेशान हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि तो साक्षात भगवान है, वो उनके साथ आया, उसने उनका बंधन खोला। और जब पूरा किस्सा उसने सुना तो उसने अपने आप को बहुत लज्जित महसूस किया। लेकिन उस लड़की को जैसे ही खोला गया, उस लड़की ने सबसे पहले अपने गुरु के पैर छुए, उनकी चरण वंदना की और उसके बाद भगवान की चरण वंदना की और उनका धन्यवाद दिया गुरु का कि आपकी वजह से जो तपस्या में कितने समय से कर रही थी, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई थी, आज आपके आशीर्वाद से और आपके एक्शन की वजह से मैंने भगवान को देख लिया। दोस्त, इस बिजनेस में आपके अपलाइन को कभी अपशब्द नहीं बोलना है। आपके अपलाइन का कौन सा एक्शन आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो जाएगा वो अभी हमें अंदाजा भी नहीं है। अपने अपलाइन को हमेशा भगवान के रूप में देखिए, माता पिता के रूप में देखिए। एक अलग सी ब्लेसिंग्स है हमारे अपलाइंस के हाथ में, उस ब्लेसिंग्स को फील करना शुरू कीजिए। दोस्त, जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले करना चाहूंगा। आप आंख बंद करके इस गाने को सुनेंगे और अपने अपलाइन को आज के बाद अपने पेरेंट्स के रूप में हमारे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं।
मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। जिन्हें मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिलता, उन्हें खुशियों का संसार नहीं मिलता। कभी भी हमें ना यूं मजबूर करना, मम्मी डैडी से ना हमें दूर करना। हम तो बड़े होते हैं इनकी उंगली थाम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। डैडी बिना कौन चॉकलेट लाएगा, मम्मी बिना कौन लोरी सुनाएगा। डैडी की याद मुझे पल पल सताती है, मम्मी से दूर होके आंख भर आती है। इनके साथ रहना है हमें सुबह शाम, मुझे माफ करना मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले
माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम, तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम। दोस्तों, याद करें बचपन का वो समय। उस समय एसी नहीं होते थे, उस समय वो चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब हम अपनी माँ की गोद में लेटा करते थे और प्यार से वो हमारे सिर पे हाथ फिराया करती थी, इस दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास हुआ करती थी। पूरे दिन के बाद शाम को जब हमारे पिताजी घर पे आया करते थे और हम भाग के उनकी गोद में चढ़ जाते थे और वो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आते थे, वो चीजें एक बार याद करें दोस्त। जो प्यार हमें माँ बाप से मिला, एग्जैक्टली सेम प्यार हमारी अपलाइन हमसे करती है। दोस्त, इस प्यार को महसूस करने की कोशिश करें। एक बार अपने अपलाइन, जो भी आपके अपलाइन है, एक बार उनसे गले मिलिए, एक बार थैंक यू बोलिए उनको। और व्हाट्सएप पे तो अभी हमें लिख के थैंक यू बोलना है, जो भी हमारे अपलाइन है, दिल से थैंक यू बोलना है कि उन्होंने ये बिजनेस हमें दिया, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस बिजनेस के जरिए करोड़पति बन सकते हैं। और जब भी वो आपसे मिले पहली बार, आप उनके गले जरूर लगिएगा और दिल से ये कहते समय ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए, आपका गला रुनना चाहिए, वो थैंक यू उनको विजिबल होना चाहिए। दोस्त, कोई भी व्यक्ति हमें कितना प्यार करेगा ये डिपेंड करता है हम उससे कितना प्यार ले सकते हैं और हम उनको कितना प्यार दे सकते हैं। से थैंक्स टू ऑल योर अपलाइन, जो भी आपके अपलाइन है उनको धन्यवाद बोलिएगा। और आज के बाद हमें किसी भी तरह का शक या अपशब्द अपने अपलाइन से नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज हमें भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की ये 7 गलतियां हमें कोशिश करनी है कि हमें नहीं दोहरानी है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और जैसा कि लास्ट में हम एक शख्सियत से मिलते हैं, मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही शानदार शख्सियत से। दोस्त, जब भी मैं उनसे मिलता हूं मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूं उनकी बात सुनकर। और ही इज नन अदर देन, हम लोगों के बीच में एक बहुत ही शानदार क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं, एक रियल नेटवर्कर। उनकी टीम उन्हें अपना आदर्श मानती है और मैं भी उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट उन्होंने इस बिजनेस के अंदर लिए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खालिद जी, मनोज कुमार मिश्रा जी, खालिद जी और राठौर जी, मनोज कुमार मिश्रा जी को आप एक बार उनका माइक ओपन कर दीजिए और हम जानना चाहेंगे मनोज मिश्रा जी से उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। मनोज सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ, हो गया सर, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, मैं तो बड़ा स्पीचलेस हूँ इस समय, सच बताऊं। मैं ऐसे टाइम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है जब मैं बोलने की स्थिति नहीं, मैं सच बताऊं मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी इस टाइम। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो अभी आंसू नहीं होंगे आंखों में। थैंक यू सो मच। मैं आपका और अभी अपने सभी अपलाइन का वाकई में तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा मौका हम सबको मिला। और अभी जो स्टोरी, मैं सच बताऊं, जो स्टोरी अभी आपने वो राजकुमारी और जो चोर वाली बताई ना, सच बताऊं इतना हार्ट टचिंग रहा है कि मतलब वो पराकाष्ठा है किसी गुरु के बारे में बताने का, उससे बड़ा स्टोरी नहीं हो सकता मुझे लगता है। और मैं तो सच बताऊं इतना ज्यादा इंस्पायर होता हूं आपके सामने, आपकी क्या तारीफ करूं। लेकिन मेरी पूरी टीम जानती है कि हम लोग आपको मल्टी टैलेंट बोलते हैं, हमारी पूरी टीम में सब लोग जानते हैं। मतलब आप पानी की तरह हो, मतलब बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर तरह आप जो है मिल जाते हो। और आप, सच बताऊं, शुरुआत में जो आपने हेल्प करी हमारे बिजनेस में, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था।
और आज हम लोग जो भी हैं, आप सभी अपलाइन जिसमें सबसे ज्यादा आपका सहयोग रहा है, थैंक यू सो मच आपका। तो पहले बस चूंकि आपने मौका दिया है तो कुछ चीजें मैं जरूर शेयर करूंगा। जब मैंने शुरुआती दौर पे, आज मैं उन सारी चीजों को याद कर रहा था पूरे सेशन में, जो 7 गलतियां आपने बताई, मतलब डे 1 से जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो सब कुछ मैं आज फील कर पा रहा था। जब शुरू में आया तो मेरे साथ वो सारी चीजें हुई जो आपने आज शेयर करी। ड्रीम की बात थी, ड्रीम को जब मैंने डिक्लेयर किया तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे मेरे घर पे आया, लेकिन वो मौका था, मेरे पास रीजन से बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था। सारे प्रॉब्लम्स को मैं, जब भी कोई मुझे मेरे घर पे ही ये सबसे ज्यादा मैं फेस किया, तो मेरे अंदर में वो चीजें और डेवलप होती थी, मेरे जिद बढ़ती चली जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है, और पूरे दिल के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं करता रहा। और सबसे ज्यादा फेल्यूर मैंने देखा अपनी लाइफ की शुरुआती दौर पे, सबसे ज्यादा 3 साल लगातार पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए भी मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन यकीन माने कि मैं 1 सेकंड के लिए भी इस इंडस्ट्री में मैं नेगेटिव नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए भी। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई कि कोशिशें जारी रहेगी। फिर वक्त आया, फिर मैं दोबारा ट्राई किया, थोड़ी सफलता मिली, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और कई गुना बढ़ा। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए, फिर मैंने ट्राई करी, फिर थोड़ी और ज्यादा सफलता मिली, फिर मैं बढ़ता रहा। हम इतने लकी हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे मेंटर्स हैं, ऐसे मैनेजमेंट है। मतलब अगर हम इस जगह सफल नहीं हुए ना, तो ऊपर वाला भी हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मौका है, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। तो मेरे पास और कोई शब्द नहीं, सच बताऊं। आप सब लोग इतना सब कुछ सीखने और बोलने के बाद मैं सच बताऊं, मैं थैंकफुल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर का। और मैं एक बार राजीव सर को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा कि वो भी कुछ शब्द कहें। मैं उनके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूं। तो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, कई बार कोई शब्द ना होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। राइट। कई बार बिना बोले बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, और आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट बहुत ही शानदार है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, आपसे बात करके, आपसे मिल करके एक अलग तरह का मोटिवेशन दौड़ जाता है। और जैसे वो राजकुमारी थी ना, बिल्कुल भूली, वो भूलापन और वो बच्चे के जैसी फीलिंग आपके चेहरे पे आती है। आप चेहरे से चाहे कुछ भी दिखते हो। हमारे जो लोकल सांसद हैं मनोज तिवारी जी, मैं हमेशा इनको मनोज तिवारी बोलता हूँ, और एयरपोर्ट पे लोग इन्हें पकड़ भी लेते हैं, मनोज तिवारी के नाम से लोग इनको जानते हैं, जो कि भोजपुरी फिल्मों के एक बहुत बड़े एक्टर हैं और एक शानदार हीरो हैं, और साथ ही साथ सांसद हैं। तो ये देखने में तो मनोज तिवारी जी लगते हैं, लेकिन मैं इनके साथ बहुत सारा समय बिताया है, अच्छे बुरे खुशी के पल, कई कई रात हम लोगों ने साथ में बिताई है, जब काउंसलिंग करी है। बहुत समय, जब जितना भी समय मैंने मनोज जी के साथ बिताया है, तो एक भोला सा मासूम सा जो बच्चा है ना, वो सामने निकल के आता है। और पर्सनली मैं जानता हूं मनोज मिश्रा जी को, ये वाकई में है भी ऐसे ही। ये देखने में कुछ भी लगते हो, लेकिन एक बच्चे की तरह ही है। और इनके आसपास जितने इनके टीम के लोग हैं वो भी जानते हैं, और बहुत ही प्यारी सोल है ये। और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ मिलना, इनके साथ बात करना, इनके साथ काम करना। और आज जो ये हमारे साथ हैं, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं शिवराज जी को जाता है। और दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी ऐसी बहुत सारी लीडरशिप है। मेरे साथ समय की बाउंडेशन रहती है, मैं सब लोगों से आपको मिलवाना चाहता हूँ। बहुत शानदार शानदार लीडर्स हमारे बीच में है। समय आने पे मैं धीरे धीरे सभी लोगों से मिलवाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच। मीटिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और आप लोगों का जो प्यार, जो सपोर्ट मिल रहा है इस मीटिंग को करने के लिए, मैं वंस अगेन बोलना चाहूंगा, राठौर जी
अभी अभी जो प्रॉब्लम हुई थी, उनका लैपटॉप गिर गया। आई होप, उम्मीद करते हैं लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो। खालिद भाई रात को 2:30 बजे सोए हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ा, हमें कुछ चीजें रिवाइज करनी थी, स्लाइड के अंदर कुछ चीजें ऐड करनी थी। सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, हम सब मिलकर के कमिटेड है एक दूसरे की सफलता पे। दोस्त, अगले 1 साल 2 साल हमें मेहनत करनी है और जब विदेश यात्रा पे हम लोग मिलेंगे क्रूज के ऊपर, या विदेश में जब हम एंजॉय करेंगे, तो हम याद करेंगे इन दिनों को, याद करेंगे इन ट्रेनिंग्स को। दोस्तों, इसी उम्मीद और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मनोज मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।